चलो आज हम एक ऐसी टाइम मशीन में बैठते हैं जो हमें सीधे 1980 के दशक के कोलकाता के रेट्रो फूड वर्ल्ड में ले जाती है। सोचो, वो गलियां, वो महक, वो स्वाद, सब कुछ कितना अलग था ना। बिल्कुल। और 80s का कोलकाता मतलब सिर्फ फूड नहीं, एक पूरा कल्चर, एक वाइब। उस टाइम के स्ट्रीट फूड, मिठाइयाँ और कैफे कल्चर, सब कुछ में एक अलग ही नॉस्टैल्जिया था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उस दौर में कोलकाता के स्ट्रीट फूड का जो क्रेज़ था वो आज भी मिस किया जाता है। रोल्स, भुचका, मुगलाई पराठा, हर चीज़ में एक अलग ही टेस्ट था। हाँ, और फुचका की बात करें तो 80s में फुचका का पानी, मतलब वो जो मसालेदार पानी होता था, वो हर ठेले वाले का अपना सीक्रेट फॉर्मूला होता था। आजकल तो रेडीमेड मसाले आ गए हैं, लेकिन तब हर ठेले का स्वाद अलग। और देखो, उस टाइम पे जो रोल्स मिलते थे वो आज के मुकाबले में काफ़ी सिंपल होते थे। चिकन रोल, एग रोल, लेकिन उसमें जो लकड़ी की छड़ी में रोल लपेट के देते थे उसकी बात ही कुछ और थी। और एक चीज जो मुझे याद आती है वो है मिठाइयाँ। 80s में रसगुल्ला, संदेश, चमचम, ये सब हर गली के मोड़ पे मिल जाते थे। और तब पैकेजिंग का इतना झंझट नहीं था, सीधा पत्ते में या पेपर में मिठाई पकड़ाई जाती थी। और अगर कैफ़े कल्चर की बात करें तो उस टाइम पे कोलकाता के कॉफ़ी हाउस का जो माहौल था वो आज भी लेजेंडरी है। कॉलेज स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स, राइटर्स सब वहीं मिलते थे, डिस्कशन करते थे और साथ में कॉफ़ी और कटलेट खाते थे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, 80s में कोलकाता के बेकरी आइटम्स भी बहुत फेमस थे, जैसे कि प्लम केक, पाइनएप्पल पेस्ट्री और वो ब्रेड बटर। तब ब्रेड भी लोकल बेकरी से ही आती थी और हर बेकरी का अपना टेस्ट होता था। और अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें तो उस टाइम के आइकॉनिक चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स जैसे कि चाइना टाउन के आसपास वहाँ का हक्का नूडल्स, चिकन मंचूरियन, वो सब आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ है। और 80s में बाहर खाना इतना रेगुलर नहीं था जितना आज है। तब स्पेशल ओकेजन पे ही फैमिली बाहर जाती थी, और तब भी मेन्यू कार्ड बहुत लिमिटेड होता था, लेकिन जो भी मिलता था उसमें क्वालिटी और टेस्ट का कोई जवाब नहीं था। और एक चीज़ जो मुझे बहुत याद आती है वो है कोलकाता का आइकॉनिक तेले भाजा। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म तेले भाजा साथ में चाय, मतलब पूरा मूड ही बदल जाता था। और चाय की बात निकली है तो 80s में मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीने का जो मज़ा था वो आज के पेपर कप में नहीं है। उस मिट्टी की खुशबू चाय के साथ मिक्स हो जाती थी। और अगर हम मिठाइयों के साथ साथ स्नैक्स की बात करें तो समोसा, शिंगाड़ा, काठी रोल, ये सब उस टाइम के फेवरेट स्नैक्स थे। स्कूल के बाद बच्चे सीधा दुकान में पहुंच जाते थे। और एक और चीज़, 80s में कोल्ड ड्रिंक्स का भी एक अलग ही क्रेज था। तब गोल्ड स्पॉट, लिम्का, थम्स अप, ये सब बॉटल में मिलते थे और बॉटल वापस करना पड़ता था। प्लास्टिक बॉटल्स तो बाद में आई। और अगर घर के खाने की बात करें तो उस टाइम पे हर घर में संडे का स्पेशल मटन करी, लूची और आलू पोस्तो बनता था। फैमिली साथ बैठ के खाना खाती थी और उस खाने में एक अलग ही अपनापन था। और 80s के कोलकाता में फूड सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, वो एक सोशल कनेक्शन था। हर फूड आइटम के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी होती थी, स्कूल की छुट्टी, कॉलेज की गपशप या फैमिली गेट टुगेदर। और देखो, आज भी अगर आप कोलकाता की गलियों में घूमो तो कहीं कहीं वो पुराना स्वाद मिल जाता है, लेकिन 80s का जो सिंपल, प्योर और दिल से बना खाना था उसकी बात ही अलग थी। और एक बात, उस टाइम के फूड में प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, ये सब चीज़ें बहुत कम होती थीं। सब कुछ फ्रेश, लोकल और सीजनल होता था। शायद इसी वजह से लोग उस दौर के खाने को इतना मिस करते हैं। तो कुल मिलाकर 1980 के दशक का कोलकाता फूड वो सिर्फ स्वाद नहीं, एक पूरा एहसास था, एक टाइम मशीन जो हमें यादों की गलियों में ले जाती है। और शायद इसीलिए आज भी जब कोई पुराना दोस्त मिलता है तो बातों में सबसे पहले वही पुराने फूड की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो जैसे ही सड़क किनारे झलमुरी का ठेला दिखता है ना, एकदम नॉस्टैल्जिया आ जाता है। सरसों के तेल की वो तीखी खुशबू, ऊपर से मूंगफली चना की खनक, क्या वाइब है। और मज़ेदार बात यह है कि झलमुरी सिर्फ स्नैक नहीं है, ये तो दोस्ती का बहाना भी बन जाता था। 1980s में इमेजिन करो, स्कूल के बाद सब दोस्त लाइन में लग जाते थे, 20 फुचके सिर्फ 5 रुपए में। अब तो प्राइस काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन वो मस्ती, वो हंसी मजाक आज भी वैसे ही है। फुचका मतलब गोलगप्पा, लेकिन बंगाल स्टाइल। खस्ता पूरी, अंदर मसले हुए आलू, ऊपर से इमली का पानी और भुना जीरा, माउथ वाटरिंग। और ऑनेस्टली आज भी वही नशा है इसमें।
सही पकड़े हैं। और इंटरेस्टिंगली उस टाइम को स्वाद का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। मतलब हर शहर में कुछ नया ट्राई करने को मिल जाता था। मुंबई में पाव भाजी की खुशबू, दिल्ली की चाट की चटपटाहट और कोलकाता के काठी रोल्स, हर जगह का अपना स्वैग था। और बारिश की बात करें तो तेली भाजा का कोई जवाब नहीं। इमेजिन करो हल्की बारिश हो रही है और सामने से बैगुनी, आलू चॉप, प्याजी की खुशबू आ रही है, गरम गरम क्रिस्पी, बस दिल खुश। और सर्दियों में तो सिंघाड़ा, मतलब समोसा हाथ में लेकर ही हाथ सेकना, वो भी अलग ही लेवल की फीलिंग है। वैसे तेली भाजा में बैगुनी मतलब बैगन के पकौड़े, आलू चॉप यानी मसालेदार आलू के बॉल्स और प्याजी प्याज के पकौड़े, हर चीज का अपना टेस्ट है। मुझे याद है स्कूल के बाद हम सब दोस्त मिलकर फुचके खाने जाते थे। उस टाइम फुचके वाला पूछता था कितना तीखा डालूं, और हम सब एक दूसरे को देख के चैलेंज करते थे, मुझे सबसे ज्यादा तीखा चाहिए। और फिर कंपटीशन चलता था कि कौन ज़्यादा फुचके खा सकता है। वैसे अब फुचके की कीमत तो काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी अभी भी वैसे ही है जब दोस्तों के साथ होते हैं। और झलमुरी की बात करें तो उसमें जो सरसों का तेल और मसाले होते हैं वो एकदम अलग टेस्ट देते हैं, बाकी स्नैक्स से एकदम अलग, और हर बाइट में क्रंच। और इंटरेस्टिंगली झलमुरी सिर्फ बंगाल में ही नहीं, अब तो इंडिया के कई शहरों में मिल जाती है। लेकिन असली मज़ा तो सड़क किनारे ठेले से ही आता है। और तेली भाजा, बारिश में गरम गरम तेली भाजा, ऊपर से हरी चटनी, कभी कभी मीठी चटनी भी, क्या कॉम्बिनेशन है। और सोचो 1980s में ये स्नैक्स सिर्फ खाने के लिए नहीं थे, ये दोस्ती, मस्ती और बॉन्डिंग का भी सिंबल थे। आज भी जब पुराने दोस्त मिलते हैं तो सबसे पहले यही स्ट्रीट फूड याद आता है। और ऑनेस्टली आजकल चाहे प्राइस बढ़ गया हो, लेकिन वो नॉस्टैल्जिया, वो ताजगी, वो हंसी मजाक, सब कुछ वैसा ही है। बस अब शायद हम थोड़ा ज्यादा पे करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस प्राइसलेस है। और यही तो है सड़क के स्वाद की असली ब्यूटी। हर जनरेशन, हर दोस्ती में इसका अपना एक रोल है। चाहे वो फुचका हो, झलमुरी हो या तेली भाजा, हर बाइट में यादें बसी हैं। और शायद इसीलिए जब भी हम स्ट्रीट फूड की बात करते हैं तो सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि उस दौर की यादें, दोस्ती और छोटी छोटी खुशियां भी साथ आती हैं। तो अगली बार जब आप सड़क किनारे फुचका, झलमुरी या तेली भाजा खाएं, तो बस एक पल के लिए उस पुराने दौर को फील कीजिए, जहां हर स्नैक के साथ एक कहानी जुड़ी थी और हर बाइट में दोस्ती का स्वाद था। अगर आप कभी कोलकाता की टाइरेटी बाजार के गलियों में सुबह सुबह घूमे हैं तो आपने वो स्टीमर से उठती भाप जरूर देखी होगी, है ना? वही भाप जिसमें प्रॉन बाओ, सियू माई, फिश बॉल सूप जैसे ब्रेकफास्ट आइटम्स बनते हैं। उस माहौल में बैठकर प्लास्टिक के स्टूल पर लोग चीनी अखबार पढ़ते हुए गपशप करते हैं। ऐसा लगता है जैसे टाइम मशीन से सीधे 80s के कोलकाता में पहुंच गए हों। और सोचो, ये सब शुरू हुआ था 18वीं सदी में, जब चीनी प्रवासी कोलकाता आए थे। उन्होंने यहाँ चीनी मिले और वाणिज्य शुरू किया। उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर चाउमीन और फ्राइड राइस हर गली मोहल्ले का हिस्सा बन जाएंगे। सच में 1980 के दशक में तो चाउमीन और फ्राइड राइस ने जैसे पूरे शहर को अपना दीवाना बना लिया था। हर नुक्कड़ पर बड़ी कढ़ाई में ताजी सब्जियां, मीट, अदरक लहसुन की खुशबू के साथ स्टर फ्राई नूडल्स बनते थे। उस खुशबू को भूलना मुश्किल है। और ये जो भारतीय चीनी खाना है, इसका असली जादू तो इसी देसी ट्विस्ट में है। जैसे बारबेक्यू रेस्तोरां में पोर्क विद मशरूम, चिकन विद काजू या फिर अमेरिकन चॉप सुए, ऊपर से देसी स्टाइल में फ्राई किया हुआ अंडा। ये सब डिशेस दिखने में तो विदेशी, लेकिन स्वाद में पूरी तरह अपना। हाँ, और एक बात नोटिस की है, यहाँ की दुकानों पर हमेशा सोया सॉस, नूडल्स और बाकी चाइनीज ग्रोसरी आइटम्स मिलते हैं। लोग वहीं बैठकर नाश्ता करते हैं, अखबार पढ़ते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ये पूरा कल्चर ही अलग है। और ये जो चाइना टाउन का कल्चर है, वो सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। ये एक तरह से कोलकाता की पहचान बन चुका है। वहाँ की गलियों में आज भी वो पुराना माहौल, वो गपशप और वो चाइनीज ब्रेकफास्ट का ट्रेंड जिंदा है। मुझे लगता है चाउमीन और हक्का नूडल्स का जो जादू है वो सिर्फ स्वाद में नहीं, बल्कि उस कहानी में भी है जो हर प्लेट के साथ जुड़ी हुई है। हर बार जब हम चाउमीन खाते हैं तो कहीं ना कहीं कोलकाता की उन गलियों, उन स्टीमर्स और उस पुराने टाइम की यादें भी साथ आती हैं। और देखो, आजकल तो हर शहर में, हर गली में चाइनीज स्टॉल मिल जाता है। लेकिन असली मज़ा तो वहीं है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, कोलकाता की चाइना टाउन की गलियों में। वहाँ का खाना, वहाँ का माहौल और वहाँ की कहानियाँ, सब कुछ मिलकर एक अलग ही एक्सपीरियंस बना देते हैं। और ये भी सोचो कैसे एक कम्युनिटी ने अपने ट्रेडिशन और फ्लेवर को इतने सालों तक जिंदा रखा।
आज भी लोग सुबह सुबह वहाँ ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, वही पुराने तरीके से, वही स्टीमर, वही नूडल्स, वही गपशप। और ये जो देसी विदेशी मिक्स है वही तो इंडियन चाइनीज़ का असली तड़का है। चाउमीन, फ्राइड राइस, अमेरिकन चॉप सुए, ये सब डिशेस सिर्फ खाने का नाम नहीं बल्कि एक कल्चर की कहानी है। तो अगली बार जब आप चाउमीन या हक्का नूडल्स खाएं तो बस इतना याद रखिए, ये सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि कोलकाता की गलियों, वहाँ के लोगों और उनकी कहानियों का हिस्सा है। और शायद इसी वजह से इसका स्वाद हर बार थोड़ा खास लगता है। और अगर कभी मौका मिले तो कोलकाता की चाइना टाउन ज़रूर जाइए। वहाँ की सुबह, वहाँ का खाना और वहाँ की हवा में जो कहानी बसी है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। काठी रोल का नाम सुनते ही ना मुझे तुरंत कोलकाता की गलियां याद आ जाती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना आइकॉनिक ये स्नैक है उसकी ओरिजिन भी उतनी ही फिल्मी है। सुनो, 1930s के आसपास न्यू मार्केट के पास एक छोटा सा जॉइंट था, निजाम्स। वहीं से शुरू हुआ था ये पूरा काठी रोल का क्रेज। बिल्कुल, और स्टोरी भी बड़ी मस्त है। एक कस्टमर ने बोला कि भाई मुझे बिना हाथ गंदे किए कुछ खाना है। अब सोचो, उस टाइम पर स्ट्रीट फूड का सीन इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, तो किचन के लोगों ने क्या किया, रोस्टेड कबाब लिया, थोड़ा प्याज डाला और सब कुछ एक पराठे में लपेट दिया। बस हो गया काठी रोल का इन्वेंशन। और ये जो ब्रेड विथ फिलिंग कॉन्सेप्ट है ना, इसमें कार्ब्स भी मिलते हैं, प्रोटीन भी, मतलब एक ही रोल में सब कुछ। और मुझे लगता है इसी वजह से कॉलेज स्टूडेंट्स, ऑफिस वाले या कोई भी जो रास्ते में बिजी है, सबके लिए ये परफेक्ट स्नैक बन गया। हाँ, और एक और चीज़ नोटिस करो, एक हाथ में रोल, दूसरे हाथ में या तो कॉलेज की किताब या सिगरेट, मतलब पूरा एटीट्यूड था स्नैक के साथ। 1980s तक तो ये कोलकाता का स्टेपल बन चुका था। कोई भी भूखा हो, एक रोल ले लो, काम हो गया। मुझे याद है जब मैं कोलकाता गई थी तो हर दूसरे कोने पर काठी रोल की दुकान मिल जाती थी और हर जगह का अपना ट्विस्ट। लेकिन निजाम्स का जो ओरिजिनल टेस्ट है ना, उसमें कुछ अलग ही बात है। वैसे तुमने कभी असली निजाम्स का रोल ट्राई किया है? हाँ, एक बार ट्राई किया था और ऑनेस्टली उसमें जो स्मोकी कबाब का फ्लेवर था वो अभी भी याद है। पर यह भी इंटरेस्टिंग है कि काठी रोल के साथ साथ और भी मुगलाई चीज़ें कोलकाता के स्ट्रीट फूड का हिस्सा बन गई, जैसे मुगलाई पराठा, मटन कीमा, रेज़ला और दमदार करी। बिल्कुल, मुगलाई पराठा तो अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अंदर अंडा, कीमा, थोड़ा मसाला, सब कुछ एक क्रिस्पी पराठे के अंदर। और इमेजिन करो शाम के टाइम जब कोलकाता की गलियां जगमगाती हैं, बैकग्राउंड में कव्वाली या ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स बज रहे हैं और लोग रोड साइड खड़े होकर रोल या मुगलाई पराठा एंजॉय कर रहे हैं। ये पूरा सीन ही नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ है। और मुझे लगता है कि कोलकाता के स्ट्रीट फूड का चार्म इसी में है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स लेकिन फ्लेवर्स में पूरा दम। और एक और बात, काठी रोल सिर्फ एक स्नैक नहीं है, ये कल्चर का हिस्सा है। कॉलेज के स्टूडेंट्स हों या ऑफिस के लोग, सबके लिए कंफर्ट फूड। और मुझे लगता है इसमें एक और मैजिक है, ये फूड कभी आउटडेटेड नहीं होता। आज भी अगर आप कोलकाता जाओ तो लोग वही एंथुजियाज्म के साथ रोल खाते हैं जैसे पहले खाते थे। और हर जनरेशन का अपना एक रोल वाला मेमोरी होता है। सही पकड़े हो। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, काठी रोल का जो बैलेंस है कार्ब्स और प्रोटीन का, वो भी काफ़ी स्मार्ट है। मतलब एक रोल से ही काफ़ी एनर्जी मिल जाती है, इसलिए स्टूडेंट्स और ऑफिस गोअर्स के लिए इतना पॉपुलर हो गया। और मुझे लगता है स्नैक की पॉपुलैरिटी का एक रीज़न ये भी है कि ये पोर्टेबल है। मतलब आप चल रहे हो, बस का वेट कर रहे हो या किसी फ्रेंड का इंतजार कर रहे हो, एक रोल ले लो और आपका टाइम भी पास हो जाता है और पेट भी भर जाता है। और कोलकाता की शाम का तो अपना ही वाइब है, कव्वाली, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और लोग अपनी शाम को रंगीन बनाने के लिए रोल खाते हुए। मतलब फूड सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है बल्कि एक सोशल एक्सपीरियंस भी है। तुमने नोटिस किया, हर रोल वाले की अपनी एक रेसिपी होती है। कोई थोड़ा स्पाइसी बनाता है, कोई एक्स्ट्रा प्याज डालता है, कोई अंडा और कीमा मिक्स करता है। और हर किसी का एक फेवरेट स्पॉट होता है। किसी को पार्क स्ट्रीट का रोल पसंद है तो किसी को विवेकानंद पार्क का। हाँ, और ये भी सच है कि कोलकाता के रोल्स और मुगलाई पराठा जैसी डिशेस ने स्ट्रीट फूड को एक नया लेवल दिया। अब तो इंडिया के कई शहरों में काठी रोल मिलता है, लेकिन असली मज़ा तो कोलकाता की गलियों में ही है। और जब भी नोस्टैल्जिया की बात होती है तो मुझे लगता है काठी रोल और मुगलाई पराठा दोनों एक ही प्लेट में आ जाते हैं। मतलब एक तरफ रोल, दूसरी तरफ मुगलाई पराठा और साथ में थोड़ा रेज़ला या करी, बस शाम बन गई। और ये जो शाम का सीन है ना, इसमें फूड के साथ साथ म्यूजिक भी इंपॉर्टेंट है। कव्वाली हो या हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, दोनों ही कोलकाता के स्ट्रीट फूड कल्चर का इंटीग्रल पार्ट हैं। लोग खाना खाते हैं, बातें करते हैं और शाम को एंजॉय करते हैं। तो अगर आपने अभी तक असली कोलकाता का काठी रोल या मुगलाई पराठा ट्राई नहीं किया है तो एक बार जरूर टेस्ट करो। और जब भी कोलकाता जाओ अपना फेवरेट स्पॉट ढूंढो और एक रोल के साथ शाम को यादगार बना लो। और एक टिप,
अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या ऑफिस जाते हो तो एक हाथ में रोल और दूसरे हाथ में अपनी किताब या फ़ोन पकड़ लो। यही है कोलकाता का असली स्वैग। और इसी नोट पर आज की शाम को थोड़ा कोलकाता स्टाइल बना लो। एक रोल ऑर्डर करो, अपने फेवरेट गाने लगाओ और नॉस्टैल्जिया को फील करो। देखो, जब भी कोलकाता की बात होती है ना, माछ भात का नाम अपने आप जुड़ जाता है। मतलब मछली और चावल वहाँ के लोगों के लिए सिर्फ खाना नहीं, एक इमोशन है। बिल्कुल। और अगर 1980s की बात करें, उस टाइम पाइस होटल्स का जो क्रेज था वो कुछ और ही था। कम बजट में पेट भरने का सबसे भरोसेमंद ठिकाना। हाँ, पाइस होटल्स में जो सिंपल थाली मिलती थी ना, भात, दाल, भाजी और दिन का मछली, उसकी बात ही अलग थी। सोचो, इतने कम पैसों में इतना सारा खाना आज के टाइम में तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये दिन का मछली वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था। मतलब जो भी मछली उस दिन ताज़ा मिलती वही थाली में परोस दी जाती थी। कोई फिक्स मेन्यू नहीं, हर दिन नया सरप्राइज। सही पकड़े हो। और शाम होते ही इन होटल्स में फिश फ्राई, किचन कबीराजी, चिकन कबीराजी जैसी चीजें भी मिलने लगती थी। मित्रा कैफे तो आज भी इसी के लिए फेमस है। मित्रा कैफे की चिकन कबीराजी और फिश फ्राई के लिए तो आज भी लाइन लगती है। सोचो, इतने सालों बाद भी वहाँ का टेस्ट और क्रेज वैसा ही है। और ये जो गिरगिट की तरह बदलती संस्कृति है ना, उसके बावजूद भी ये स्वाद, ये ट्रेडिशन आज तक कायम है। लोग चाहे जितना भी मॉडर्न हो जाए, माछ भात और फिश फ्राई का मोह नहीं छूटता। देखो, ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये एक तरह से कोलकाता की पहचान है। पाइस होटल्स ने एक पूरी जनरेशन को सिखाया कि कम में भी क्वालिटी और स्वाद दोनों मिल सकते हैं। और वहाँ का माहौल भी कुछ अलग ही होता था। कोई दिखावा नहीं, कोई फैंसी डेकोर नहीं, बस सादगी, अपनापन और स्वाद। और ये जो कम पैसों में पेट भर जाता था वाली बात है, वो बहुत मायने रखती है। उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स, वर्किंग क्लास लोग, सबके लिए पाइस होटल्स लाइफलाइन थे। और आज भी जब लोग कॉलेज स्ट्रीट या नॉर्थ कोलकाता की गलियों में घूमते हैं तो पुराने पाइस होटल्स की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वहाँ की खुशबू, वहाँ का शोर, सब कुछ। और एक बात बताऊं, आज भी अगर आप कोलकाता जाएं और किसी लोकल से पूछें कि असली बंगाली खाना कहाँ मिलेगा, तो वो आपको किसी न किसी पाइस होटल का नाम जरूर बताएगा। सही कहा। और ये जो फिश फ्राई, चिकन कबीराजी, फिश कटलेट, ये सब तो अब कोलकाता की स्ट्रीट फूड कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इनकी जड़ें पाइस होटल्स में ही हैं। और देखो, भले ही आजकल बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खुल गए हों, लेकिन जो सुकून, जो संतुष्टि पाइस होटल्स की थाली में है, वो कहीं और नहीं मिलती। और ये भी सोचो, इतने सालों में सब कुछ बदल गया, फैशन, लाइफस्टाइल, यहाँ तक कि खाने के तरीके भी। लेकिन माछ भात और फिश फ्राई का स्वाद वो आज भी वैसा ही है। और यही तो कमाल है कोलकाता के फूड कल्चर का। ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा दिल के करीब रहती हैं। तो अगर कभी कोलकाता जाना हो तो माछ भात और फिश फ्राई मिस मत करना। और हाँ, एक बार पाइस होटल की थाली जरूर ट्राई करना। वहाँ की सादगी में ही असली स्वाद छुपा है। और अगर आपको कॉलेज स्ट्रीट के मित्रा कैफे में जगह मिल जाए तो समझो दिन बन गया। वहाँ की चिकन कबीराजी और फिश फ्राई एक बार खाओगे तो भूल नहीं पाओगे। सच में, ये सिर्फ खाना नहीं, एक एक्सपीरियंस है। और शायद इसी वजह से कोलकाता की बदलती दुनिया में भी ये स्वाद हमेशा बना रहेगा। और यही है असली कोलकाता, जहाँ हर थाली में एक कहानी है, हर स्वाद में एक याद। कोलकाता की बात ही कुछ और है ना। इमेजिन करो 1980s का जमाना और एकदम से पाव भाजी की खुशबू हवा में। महाराष्ट्र से आई पाव भाजी ने लिटरली कोलकाता की सड़कों पे अपना जलवा दिखा दिया था। बिल्कुल। और सोचो, उस बड़े तवे पे जब मक्खन गरम होता था, सब्जियों की वो स्पाइसी फेंटी और पाव की वो सॉफ्ट बटरी स्मेल, सीरियसली मुंह में पानी आ जाता है। लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे सिर्फ एक प्लेट पाव भाजी के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाव भाजी सिर्फ एक डिश नहीं थी, ये एक एक्सपीरियंस बन गया था। कॉलेज स्टूडेंट्स, ऑफिस गोअर्स, सभी लोग शाम को चाट और पाव भाजी के स्टॉल्स पे मिलते थे। वो एक सोशल स्पॉट बन गया था। हाँ, और इसी टाइम पे साउथ इंडियन फ्लेवर्स भी कोलकाता में एंटर हो गए। डोसा, इडली, वड़ा, ये सब कॉलेज की कैंटीन्स और बस स्टैंड्स पे मिलने लगा। पहले लोग सोचते थे कि ये सिर्फ साउथ इंडिया में ही मिलेगा, लेकिन कोलकाता ने तो सब कुछ अपना लिया। और ये भी नोटिस करो, शाकाहारी फैमिलीज ने भी साउथ इंडियन फूड को काफी ओपन हार्ट से एक्सेप्ट किया। पहले जो लोग सिर्फ रोटी सब्जी या बंगाली खाना खाते थे, अब वो भी डोसा और इडली ट्राई करने लगे। ये शिफ्ट काफी नेचुरल था। मतलब पहले थोड़ा हेजिटेशन था, लेकिन जैसे ही लोगों ने टेस्ट किया, सबको पसंद आ गया। और फिर धीरे धीरे छोले भटूरे, कुलचा छोले और नॉर्थ इंडियन डिशेस भी ऐड हो गईं। कोलकाता की डाइवर्सिटी और फूड का फ्यूजन एकदम नेक्स्ट लेवल हो गया।
मुझे लगता है कोलकाता का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ही ये है। यहाँ के लोग मिलनसार हैं, किसी भी नए टेस्ट को बिना किसी बायस के एक्सेप्ट कर लेते हैं। चाहे वो महाराष्ट्र की पाव भाजी हो या साउथ का डोसा, सबको अपना बना लेते हैं। और देखो, ये सिर्फ खाने तक लिमिटेड नहीं था, ये एक तरह का कल्चरल एक्सचेंज भी था। फूड के थ्रू लोग एक दूसरे की ट्रेडिशंस और कल्चर्स को समझने लगे। आज भी अगर आप कोलकाता की किसी भी गली में चले जाओ, आपको पाव भाजी का स्टॉल भी मिलेगा और उसके बगल में डोसा का काउंटर भी। और दोनों जगह भीड़ लगी होती है। मतलब एक तरफ बटर लोडेड पाव भाजी, दूसरी तरफ क्रिस्पी मसाला डोसा, और दोनों ही अपने अपने फैन बेस के साथ। ये जो एक्सेप्टेंस है वो कोलकाता को यूनिक बनाता है। मॉडर्निटी को भी एम्ब्रेस किया और अपनी रूट्स को भी नहीं भूलते। फूड का ये मेल जोल एक तरह से सिटी के ओपन माइंडेडनेस को दिखाता है। और मुझे लगता है यही रीजन है कि कोलकाता का स्ट्रीट फूड सीन इतना वाइब्रेंट है। हर डिश की अपनी कहानी है और हर कहानी में थोड़ा कोलकाता का तड़का जरूर होता है। बिल्कुल। और अगर आप सोचो 1980 से लेके अब तक पाव भाजी, डोसा, दही वड़ा सब कोलकाता की आइडेंटिटी का पार्ट बन चुके हैं। ये सिर्फ एक डिश नहीं, एक नॉस्टैल्जिया है, एक इमोशन है। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि फूड के थ्रू लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो और स्ट्रांग हो जाती है। आज भी लोग अपने बचपन की पाव भाजी या कॉलेज की डोसा पार्टीज को याद करते हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि कोलकाता ने हर नए फ्लेवर को खुले दिल से वेलकम किया। नो डिस्क्रिमिनेशन, बस टेस्ट का सेलिब्रेशन। तो अगले टाइम जब आप कोलकाता की गलियों में हो, एक प्लेट पाव भाजी लो, एक डोसा भी ट्राई करो और सोचो ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक जर्नी है जिसमें हर बाइट में हिस्ट्री, कल्चर और दोस्ती का फ्लेवर है। और इसी के साथ कोलकाता का फूड सीन आज भी इवॉल्व हो रहा है। कौन जाने अगले कुछ सालों में कौन सा नया डिश यहाँ की आइडेंटिटी बन जाएगा। ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, कोलकाता का दिल और उसका टेस्ट दोनों ही हमेशा ओपन रहेंगे। और इसी ओपननेस की वजह से हर डिश यहाँ अपना घर बना लेती है। देखो, अगर कोलकाता की बात हो रही है और मिठाइयों का जिक्र ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है ना? बचपन में जब भी घर में दूध थोड़ा सा खट्टा हो जाता था, मम्मी फेंकती नहीं थी बल्कि उससे छेना बना देती थी। फिर उसमें चीनी डालकर संदेश तैयार हो जाता था। कितना सिंपल लेकिन कितना टेस्टी है। सही पकड़ी आपने। वैसे ये जो छेना से मिठाई बनाने का तरीका है वो भी बंगाल में पुर्तगालियों की वजह से आया था। 16वीं सदी में जब पुर्तगाली लोग बंगाल आए तो वो अपने साथ कॉटेज चीज का आइडिया भी लाए। वहीं से बंगाल की मिठाइयों की दुनिया में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। और फिर देखो, रसगुल्ला, खीर का दरन, चमचम, नोलेन गुड़ वाला संदेश, मिष्टी दोई, इन नामों में ही एक अलग सी मिठास है। सर्दियों में नोलेन गुड़ की खुशबू, पूजा के टाइम रसगुल्ला की चाशनी और गर्मियों में ठंडी ठंडी मिष्टी दोई, हर मौसम के लिए एक परफेक्ट मिठाई है। और अगर नॉर्थ कोलकाता की गलियों में घूमो तो मक्खनलाल दास एंड सन्स जैसी पुरानी दुकानों में चने की खुशबू अलग ही लेवल की होती है। वहां संदेश के इतने सारे शेप्स मिलते हैं और मिट्टी के कुल्हड़ में मैंगो दही, वाह, एकदम देसी फीलिंग। और न्यू मार्केट के पास नाहोम बेकरी, उसका तो अपना ही स्वैग है। 1902 से चल रही ये दुकान। वहां के शीशे के दराज में रम बॉल्स, लेमन पफ्स, पाइनएप्पल पेस्ट्रीज, फ्रूट बन्स, सब कुछ ऐसे सजा रहता है जैसे कोई मिठास की ज्वेलरी शॉप हो। क्रिसमस के टाइम तो लाइन लग जाती है, और वो भी सिर्फ केक के लिए नहीं बल्कि उस यहूदी विरासत वाली बेकरी के पुराने लकड़ी के फर्नीचर और बोनगी की खुशबू के लिए भी। और फ्लोरीज को तो कोई भूल ही नहीं सकता। 1927 में एक स्विस कपल ने ये टी रूम शुरू किया था। आज भी अगर कोलकाता के यूरोपीय बेकरी कल्चर की बात होती है तो फ्लोरीज का नाम सबसे पहले आता है। वहाँ का इंग्लिश ब्रेकफास्ट, सॉसेजेस, बेकन, पोच्ड एग, ग्रिल्ड टमाटर, मशरूम आज भी क्लासिक है। और सुनो, बड़ों से तो हमेशा सुनते थे कि सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे बड़े बड़े फिल्म मेकर वहीं बैठकर घंटों बातें करते थे। सोचो, एक कप चाय, थोड़ा सा केक और इतने बड़े आर्टिस्ट्स, क्या माहौल रहा होगा। सही बात है। क्रिसमस के टाइम फ्लोरीज के प्लम केक और शुगर कुकीज वो तो खुद में ही एक फेस्टिवल बन जाते हैं। और ये जो मिठाइयों की खुशबू है ना, वो सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, वो यादों में भी बस जाती है। सच में, कोलकाता की मिठाइयाँ सिर्फ स्वाद नहीं है, वो एक एहसास है। हर मौसम, हर त्योहार, हर छोटी बड़ी खुशी में इनका अपना रोल है। और ये जो पुरानी दुकानों की खुशबू, वो मिट्टी के कुल्हड़, वो लकड़ी की अलमारियाँ, सब मिलकर जैसे वक्त को रोक लेते हैं। और देखो, ये जो मिठास है ना,
वो सिर्फ मिठाइयों में नहीं बल्कि उन यादों में भी है जो हर बाइट के साथ जुड़ जाती है। रसगुल्ला से लेके रमबॉल्स तक हर मिठाई के साथ एक कहानी जुड़ी है, कभी घर की, कभी शहर की, कभी बचपन की। और यही तो कोलकाता की खूबसूरती है। हर मिठाई में एक नई याद, हर दुकान में एक पुराना किस्सा और हर स्वाद में एक नई शुरुआत। देखो, अगर तुमने कभी कोलकाता की बिरयानी खाई है तो एक चीज नोटिस की होगी, उसमें आलू जरूर होता है। बिना आलू के बिरयानी यहाँ तो बिरयानी नहीं मानी जाती। हाँ, और ये कोई आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें तो 1856 तक जाती हैं, जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कैद करके कलकत्ता भेज दिया था। वो अपने साथ अपने रसोइयों को भी लाए थे और साथ में लाए थे लखनवी बिरयानी की रेसिपी। और फिर वही लखनवी बिरयानी धीरे धीरे कोलकाता में अपने रंग में ढलने लगी। दम पुख्त स्टाइल में पकाई जाने लगी, मतलब बर्तन को आटे से सील कर देते हैं, फिर धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि सारे मसाले अच्छे से अंदर तक घुस जाएं। लेकिन असली ट्विस्ट आया जब इसमें आलू डाला गया। अब लोग पूछते हैं आलू क्यों? तो इसके पीछे एक प्रैक्टिकल वजह थी। उस वक्त मांस की कमी हो गई थी, तो बिरयानी की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें आलू डाल दिया गया। सोचो, एक सिंपल सा आलू और बिरयानी का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। और ये सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने के लिए नहीं था, धीरे धीरे लोगों को उसका स्वाद भी पसंद आने लगा। और आज तो आलू वाली बिरयानी कोलकाता की पहचान बन चुकी है। मतलब अगर किसी ने बोला कि उसने कोलकाता बिरयानी खाई है और उसमें आलू नहीं था, तो समझो कुछ गड़बड़ है। और सिर्फ आलू ही नहीं, कई बार उसमें अंडा भी डाल देते हैं, लेकिन आलू तो ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। वैसे ये भी सोचने वाली बात है कि एक रॉयल डिश जो नवाबों के दरबार से आई थी, वो आम लोगों की क्रिएटिविटी से और भी इंटरेस्टिंग बन गई थी। और देखो, ये जो दम पुख्त स्टाइल है उसमें पेशेंस चाहिए। बर्तन को आटे से सील करना, फिर धीमी आंच पे पकाना, ये सब इसलिए ताकि हर एक दाना, हर एक टुकड़ा मसाले में डूबा रहे। और जब वो बिरयानी खुलती है तो जो खुशबू आती है उसमें आलू की अपनी अलग जगह होती है। वो सारे मसाले सोक कर लेता है और बाइट में एकदम क्रीमी टेक्सचर देता है। और ये जो बदलाव आया वो सिर्फ टेस्ट का नहीं था, बल्कि एक तरह से अडेप्टेशन भी थी। मांस कम था तो आलू से काम चला लिया, लेकिन आज वही चीज आइकॉनिक बन गई है। और ये भी देखो कि कोलकाता बिरयानी बाकी जगहों से कितनी अलग है। लखनऊ या हैदराबाद में आलू नहीं मिलेगा बिरयानी में, लेकिन यहाँ अगर नहीं मिला तो लोग कंप्लेन करने लगेंगे। और यही तो मजा है इंडियन फूड कल्चर का। हर जगह, हर डिश अपने लोकल कहानी के साथ इवॉल्व होती है। और वाजिद अली शाह का ये तोहफा आज भी कोलकाता की थाली में जिंदा है। एक तरह से हिस्ट्री और टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बो है ये बिरयानी। तो अगली बार जब आप कोलकाता बिरयानी खाएं तो सिर्फ स्वाद नहीं, उसकी कहानी भी याद रखिएगा। और हाँ, आलू को हल्के मत लीजिएगा, वो सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं है, वो तो पूरी बिरयानी का हीरो है यहाँ। सच में एक सिंपल आलू और इतनी बड़ी लेगेसी। और यही है कोलकाता बिरयानी की असली बात, टेस्ट, हिस्ट्री और एक छोटा सा ट्विस्ट जो सब कुछ बदल देता है। अगर आप कभी कोलकाता गए हैं तो पार्क स्ट्रीट का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है 1980s में इसे भारत का ब्रॉडवे कहा जाता था? सही पकड़ा आपने। और ये सिर्फ नाम की बात नहीं थी। उस दौर में पार्क स्ट्रीट सच में एकदम चमकदार और रंगीन जगह थी। 1960s और 70s में यहाँ कैबरे, लाइव बैंड, जादूगर और फायर ईटर्स तक परफॉर्म करते थे। सोचिए, एक ही सड़क पर इतना सब कुछ। और फिर 1970s के आखिर में जब कोलकाता में राजनीतिक उथल-पुथल और बिजली की दिक्कतें शुरू हुईं, तो उस रौनक में थोड़ी कमी आई। लेकिन मजे की बात यह है कि 1980s में भी पार्क स्ट्रीट का क्रेज कम नहीं हुआ। लोग अब भी यहाँ खाने पीने और म्यूजिक का मजा लेने आते थे। और आज भी अगर आप वहां जाएं तो कई रेस्टोरेंट्स अपने पुराने स्टाइल को पूरी तरह से बचाए हुए हैं। जैसे मोकेम्बो, यहाँ आज भी 1970s वाली लकड़ी की पैनलिंग, लाल मखमली कुर्सियां और बैकग्राउंड में बॉसेनोवा म्यूजिक चलता है। एकदम टाइम ट्रैवल जैसा फील आता है। मोकेम्बो की डिशेस भी कमाल की हैं। चिकन एला किएव, चैटरब्रियान बीफ स्टेक, ग्रिल्ड इलिश और बेक्ड अलास्का। इनका स्वाद लोगों को बार बार खींच लाता है। और यहाँ का माहौल वो तो अलग ही लेवल का है। और अगर पीटर कैट की बात ना करें तो पार्क स्ट्रीट की कहानी अधूरी रह जाएगी। यहाँ का चेले कबाब, जिसमें चावल, मक्खन, तला हुआ अंडा और मटन कबाब होता है, इतना फेमस है कि लोग कहते हैं इसे बिना हाथ गंदे किए खाया जा सकता है। और मजेदार बात यह है कि असली ईरानी डिश में अंडा कच्चा रहता है, लेकिन कोलकाता वालों ने उसे तला और देसी टच दे दिया। सच में ये कोलकाता का अपना अंदाज है, हर चीज को थोड़ा ट्विस्ट दे देना। वैसे ओली पब, जो पहले ओलंपिया था, इसकी भी अपनी अलग कहानी है।
ये 1947 में खुला था और 1981 में इसका नाम बदला गया। यहाँ का माहौल बाकी जगहों से थोड़ा अलग है, कम शोर शराबा, जेब पर हल्का, और फिश फिंगर्स, फ्रेंच फ्राइज के साथ ठंडी बियर पीना यहाँ का रिवाज है। और जानकर अच्छा लगेगा कि सत्यजीत रे भी ऑलीपॉप के फैन थे। सोचिए, ऐसी जगह जहां लेजेंडरी फिल्म मेकर भी बैठकर रिलैक्स करते थे। और अब आते हैं ट्रिंकास पर। ट्रिंकास की शुरुआत 1920s में एक स्विस कॉन्फेक्शनरी के तौर पर हुई थी, लेकिन 1950s और 1980s के बीच ये लाइव म्यूजिक का हॉटस्पॉट बन गया। आज भी यहाँ हर शाम बैंड परफॉर्म करते हैं, लोग डांस करते हैं और मखमली चीज़ कबाब, चिकन अला किएव और मलाईदार कैरामल कस्टर्ड का मजा लेते हैं। ट्रिंकास में जाने का मतलब है एकदम अलग दुनिया में चले जाना। वहाँ का वाइब, म्यूजिक और खाना सब कुछ मिलकर आपको पुराने जमाने की याद दिला देता है, लेकिन आज के टच के साथ। और ये जो मिक्स है म्यूजिक और स्वाद का, यही तो पार्क स्ट्रीट की असली पहचान है। यहाँ हर रेस्टोरेंट की अपनी कहानी है, अपना फ्लेवर है, और हर जगह पर आपको पुराने और नए का मेल दिखेगा। और शायद इसी वजह से पार्क स्ट्रीट आज भी कोलकाता के दिल में बसा हुआ है। चाहे आप फूड लवर हों, म्यूजिक के शौकीन हों या बस एक अच्छी शाम बिताना चाहते हों, पार्क स्ट्रीट सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। और अगर आप कभी वहाँ जाएं तो सिर्फ खाना खाने मत जाइए, उस जगह की फील, वहाँ का म्यूजिक और लोगों की एनर्जी को भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि पार्क स्ट्रीट सिर्फ एक सड़क नहीं, एक एक्सपीरियंस है। और यही एक्सपीरियंस, यही कहानियां पार्क स्ट्रीट को भारत का ब्रॉडवे बनाती हैं। पुराने रंग ढंग, नए ट्विस्ट और हर कोने में छुपी यादें, ये सब मिलकर इसे खास बनाते हैं। तो अगली बार जब आप कोलकाता जाएं, पार्क स्ट्रीट को अपनी लिस्ट में जरूर रखें। और हाँ, वहाँ की पुरानी रेस्टोरेंट्स में बैठकर एक बार उस पुराने जमाने की खुशबू जरूर महसूस कीजिएगा। और अगर आप पहले से वहां जा चुके हैं तो हमें बताइए, आपकी फेवरेट डिश या यादगार पल कौन सा रहा, क्योंकि पार्क स्ट्रीट की असली खूबसूरती तो उसकी यादों में ही है। अगर आप कभी कोलकाता गए हों तो आपने शायद महसूस किया होगा कि वहाँ की गलियों में एक अलग ही खुशबू है, कुछ मीठा, कुछ मसालेदार और बहुत सारी यादें। आज हम बात करेंगे कोलकाता की उस विरासत की जो यहूदी, एंग्लो इंडियन और चीनी समुदायों ने वहाँ छोड़ी है। सही पकड़ा आपने। कोलकाता को अगर मल्टीकल्चरल मेल्टिंग पॉट कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 18वीं सदी में जब चीनी व्यापारी वहां पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ व्यापार नहीं किया, बल्कि अपनी संस्कृति भी साथ लाए। शुगर मिल्स की शुरुआत उन्हीं के हाथों हुई थी, और हक्का नूडल्स जो आज हर गली के मोड़ पर मिल जाता है, वो भी उन्हीं की देन है। और सोचिए, हक्का नूडल्स आज सिर्फ कोलकाता ही नहीं, पूरे भारत में कितना पॉपुलर है। लेकिन क्या आपको पता है, कोलकाता की यहूदी आबादी ने भी शहर को एक अलग स्वाद दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में नाहुम बेकरी खुली थी, जो आज भी न्यू मार्केट में है। वहाँ की रम बॉल्स और पाइनएप्पल पेस्ट्री, उनकी खुशबू से ही नॉस्टैल्जिया आ जाता है। नाहुम बेकरी का नाम सुनते ही मुझे वो पुरानी लकड़ी की अलमारियां याद आ जाती हैं जिनमें केक और पेस्ट्री सजे रहते हैं। और रमबॉल्स मतलब एक बार खा लिया तो भूलना मुश्किल है। वैसे यहूदी समुदाय की आबादियां बहुत कम रह गई है, लेकिन उनकी कुलिनरी लेगेसी आज भी जिंदा है। और अगर बात करें एंग्लो इंडियन खाने की, तो कोलकाता में स्कूप के ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहां आप जंगली पुलाव, पंटा रस जो कि मांस भरे पैनकेक होते हैं, और चिकन विंडालू जैसे डिशेस ट्राई कर सकते हैं। वैसे ये डिशेस पहले ज़्यादातर घरों में ही बनती थी, लेकिन अब रेस्टोरेंट्स में भी मिलने लगी हैं। हाँ, और ये जो एंग्लो इंडियन खाना है, इसमें इंडियन मसाले और यूरोपियन टेक्निक्स का ज़बरदस्त फ्यूजन है। जैसे जंगली पुलाव, उसमें मसाले तो हैं, लेकिन कुकिंग स्टाइल थोड़ा सटल है, हैवी नहीं है। पंटा रस की बात करें तो वो बेसिकली पैनकेक है, लेकिन उसमें मीट भरकर ग्रेवी के साथ सर्व किया जाता है। और चिकन विंडालू, वो गोवा से आया, लेकिन कोलकाता में भी खूब पसंद किया जाता है। मुझे लगता है कोलकाता की यही खूबी है, हर कल्चर ने यहाँ कुछ ना कुछ छोड़ा है, और वो सब मिलकर एक नया फ्लेवर बना देते हैं। चीनी कम्युनिटी ने नूडल्स और डेजर्ट्स दिए, यहूदी कम्युनिटी ने बेकरी कल्चर लाया, और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ने फ्यूजन डिशेस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब इन्फ्लुएंसेस आज भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखते हैं। जैसे न्यू मार्केट में नाहुम बेकरी के बाहर हमेशा भीड़ रहती है, या फिर चाइना टाउन में हक्का नूडल्स की दुकानों पर लोग लाइन लगा के खाते हैं।
और फेस्टिवल्स के टाइम तो ये मल्टीकल्चरलिज्म और भी ज़्यादा दिखता है। क्रिसमस पर नाहुम की प्लम केक, चीनी न्यू ईयर पर डिमसम्स और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के घरों में खास पुलाव, सब कुछ एक साथ सेलिब्रेट होता है। सही कहा आपने। कोलकाता की गलियों में घूमते हुए आपको लगेगा जैसे आप एक साथ कई देशों की सैर कर रहे हैं। हर गली, हर दुकान, हर रेसिपी में कोई ना कोई कहानी छुपी है। और शायद यही वजह है कि कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है, जहाँ हर कल्चर की अपनी जगह है और सब मिलकर एक खूबसूरत मोज़ेक बनाते हैं। तो अगली बार जब आप कोलकाता जाएं तो सिर्फ रसगुल्ला या मांझ भात तक मत रुकिए। नाहुम की पेस्ट्री, हक्का नूडल्स और स्कूप का जंगली पुलाव जरूर ट्राई कीजिए। और याद रखिए, हर बाइट में आपको कोलकाता की मल्टीकल्चरल विरासत का स्वाद मिलेगा। और यही है कोलकाता की असली पहचान, जहां हर कल्चर का स्वाद हर मोड़ पर मिलता है। देखो, 2025 में भी पार्क स्ट्रीट और कॉलेज स्ट्रीट का क्रेज कम नहीं हुआ है। मजेदार बात यह है कि आज के जेनजी जो 2000 के बाद पैदा हुए, वो भी इन जगहों के रेट्रो फ्लेवर के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, और सोशल मीडिया पर #कोलकाता क्लासिक्स और #कैलकाटा फूड लवर जैसे हैशटैग्स तो हर जगह छाए हुए हैं। इंस्टाग्राम रील्स खोलो तो हर दूसरा वीडियो या तो किसी पुराने चाइनीज रेस्टोरेंट का है या फिर काठी रोल की लाइन का। और सोचो, एक तरफ मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी और फ्यूजन फूड का इतना क्रेज है, मतलब नाइट्रोजन आइसक्रीम, सुशी, बुरीटो सब मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वही पुराने मिष्टी की दुकानें, चाइना टाउन के डिमसम्स और काठी रोल जॉइंट्स की भीड़ कम नहीं हो रही है। एग्जैक्टली। कोलकाता में नया और पुराना साथ साथ चलने की जो कला है वो शायद ही किसी और शहर में देखने को मिले। एक तरफ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ नॉस्टैल्जिया भी पूरी तरह से जिंदा है। और ये सिर्फ खाने तक ही नहीं है, फूड ट्रक से लेकर इंस्टा रील्स तक हर जगह 80s का नॉस्टैल्जिया वापस आ गया है। जैसे कोई अपने पापा के साथ पहली बार फ्लरीज गया था, अब वही वाइब रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और देखो, पार्क स्ट्रीट के पुराने रेस्टोरेंट्स जैसे ट्रिंकल्स, मोकम्बो, वहाँ आज भी फ्राइडे नाइट को टेबल मिलना मुश्किल है। लोग पुराने जैज नाइट्स की बात करते हैं और फिर उसी जगह पर फ्यूजन बैंड भी सुनते हैं। मुझे लगता है कोलकाता का असली चार्म ही यही है। यहाँ पर हर जनरेशन को अपनी जगह मिल जाती है। ओल्ड स्कूल चाइनीज फूड लवर्स भी खुश, और जो लोग एवोकाडो टोस्ट या बबल टी ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शंस है। और ये जो फ्यूजन फूड की बात हो रही है उसमें भी कोलकाता का अपना ट्विस्ट है। जैसे रोल्स में अब टेरियाकी चिकन भी मिलने लगा है, लेकिन साथ में वही ओल्ड स्कूल एग चिकन रोल की डिमांड भी कम नहीं हुई है। और स्वीट्स की बात करें तो देखो, मिष्टी दोई या रसगुल्ला की पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं हुई, लेकिन अब लोग फ्यूजन डिजर्ट्स भी ट्राई कर रहे हैं, जैसे मिष्टी दोई चीज केक या रसगुल्ला तिरामिसू। और ये सब ट्रेंड सिर्फ यंगस्टर्स तक सीमित नहीं है। कई बार पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ नए कैफेज एक्सप्लोर कर रहे हैं और बच्चे पेरेंट्स को चाइना टाउन के पुराने जॉइंट्स में ले जा रहे हैं। एक तरह से नॉस्टैल्जिया और नॉवेल्टी दोनों का परफेक्ट बैलेंस बन गया है। और ये बैलेंस कोलकाता को बाकी सिटीज से अलग बनाता है। यहाँ पर हर कोई अपनी रूट से जुड़ा फील करता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर कितना भी एक्टिव क्यों ना हो। और ये जो #कोलकाता क्लासिक्स और #कैलकाटा फूड लवर ट्रेंड कर रहे हैं, वो इसी नॉस्टैल्जिया और नएपन का मिक्स है। लोग पुराने रेस्टोरेंट्स की फोटोज डाल रहे हैं, साथ में नए डिशेस की भी। और मुझे लगता है नॉस्टैल्जिया सिर्फ यादों में नहीं बल्कि टेस्ट बड्स में भी बस गया है। हर जनरेशन अपने तरीके से पुराने को नए के साथ एंजॉय कर रही है। और यही कोलकाता की सबसे बड़ी खूबी है। यहाँ पर हर कोई अपने तरीके से नॉस्टैल्जिया जी सकता है, चाहे वो 80s का हो या 2025 का। तो अगर आप कोलकाता में हैं तो नेक्स्ट टाइम से फ्यूजन फूड ट्राई मत करना, एक बार पुराने चाइनीज रेस्टोरेंट या काठी रोल जॉइंट की लाइन में भी लग जाना। शायद वही नॉस्टैल्जिया आपको फ्यूचर की सबसे अच्छी यादें दे दे। और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो #कोलकाता क्लासिक्स और #कैलकाटा फूड लवर जरूर चेक करना। वहां से आपको पता चलेगा कि कोलकाता में नया और पुराना कैसे साथ साथ चल रहे हैं। देखो, जब भी कोलकाता की बात आती है ना, मेरे दिमाग में सबसे पहले फुचका और झलमुरी की खुशबू घूम जाती है। 1980s का कोलकाता, मतलब हर गली हर नुक्कड़ पे कुछ न कुछ नया टेस्ट, नया कल्चर मिल जाता था। सही पकड़ी आपने। और सिर्फ फुचका झलमुरी ही नहीं, हक्की नूडल्स, काठी रोल, बिरयानी, मिठाई, हर चीज में कल्चर्स का ऐसा मिक्स था कि लगता था जैसे पूरा शहर ही एक थाली है जिसमें हर रीजन का स्वाद है। और पार्क स्ट्रीट का म्यूजिक, फ्लोरीज की कॉफी, नहुम की पेस्ट्रीज और पाइस होटल का मांझ भात, ये सब मिलके एक पोएटिक स्नैपशॉट बनाते हैं उस शहर का। जैसे हर जगह की अपनी एक वाइब है, एक कहानी है। और मजेदार बात यह है कि चाहे कहानी सुनाने वाला कोई जेनजी का बंदा हो, लेकिन दिल में वही ओल्ड स्कूल कोलकाता बसता है। जैसे हमारी दादी नानी बोलती थी, खाना सिर्फ पेट की भूख नहीं, दिल की भूख भी मिटाता है।
एग्जैक्टली और देखो ये जो रेट्रो जर्नी है ना, इसमें सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, इसमें रिस्पेक्ट है पास्ट के लिए, अपनापन है प्रेजेंट का और फ्यूचर की उम्मीद भी है। जैसे हर बाइट में हिस्ट्री भी है और होप भी। और एक बात बताऊं, कोलकाता का असली टेस्ट सिर्फ खाने में नहीं, उस खाने से जुड़ी यादों में है। जैसे फ्लूरीज की कॉफी पीते हुए कॉलेज के दोस्त या नहुम की पेस्ट्री के साथ क्रिसमस की सुबह, वो मोमेंट्स खुद में एक रेसिपी है। और ये भी नोटिस किया है, जब भी हम किसी पुराने खाने की बात करते हैं ना, तो सिर्फ स्वाद नहीं, पूरी मेमोरी खुल जाती है। जैसे पार्क स्ट्रीट का जैज़ सुनते हुए बिरयानी खाना या ट्रैम में बैठ के झलमुरी खाना, वो नॉस्टैल्जिया आज भी टेस्ट बड्स में जिंदा है। और यही तो कोलकाता की खासियत है। यहाँ हर डिश, हर स्ट्रीट फूड सिर्फ खाना नहीं, एक इमोशन है। और ये इमोशंस जनरेशन से पास होते जा रहे हैं। चाहे जेनजी हो या मिलेनियल, सबके दिल में वही कोलकाता बसता है। और देखो, जब भी कोई कोलकाता जाता है, सब कैमरा लेके घूमते हैं, लेकिन असली पिक्चर तो दिल और जीभ से खींची जाती है। टेस्ट में जो मैजिक है, वो किसी फोटो में कैप्चर नहीं हो सकता। बिल्कुल। और ये भी सच है कि कोलकाता की असली तस्वीर उसके स्वाद में छुपी है। अगली बार जब कोई वहां जाए, तो बस दिल खोल के खाए, हर बाइट को फील करे, तभी समझ आएगा कि ये शहर सिर्फ भूगोल नहीं, एक इमोशन है। और यही तो है कोलकाता की सोल, स्वाद, यादें और अपनापन। पास्ट की रिस्पेक्ट, प्रेजेंट का वार्मथ और फ्यूचर की उम्मीद, सब कुछ एक प्लेट में मिल जाता है। और शायद इसीलिए कोलकाता का खाना सिर्फ पेट नहीं, आत्मा भी भर देता है। तो अगली बार जब आप कोलकाता जाएं, बस दिल और जीभ को साथ ले जाना, क्योंकि असली कोलकाता टेस्ट में ही छुपा है। अगर आपको हमारा वीडियो नॉस्टैल्जिक कोलकाता फ्लेवर 1980 के दशक का रेट्रो फूड जर्नी पसंद आया है, तो एक काम जरूर करिए, फीनिक्स 360 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, सिर्फ खुद मत देखिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी वीडियो शेयर करिए। जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियो और पॉडकास्ट बना पाएंगे। देखो, आजकल इतना सारा कंटेंट है, लेकिन अगर आपको कुछ अलग, कुछ रियल और नॉस्टैल्जिक फील चाहिए, तो फीनिक्स 360 आपके लिए है। सही बात है। 1980s के दशक का कोलकाता फूड, सोचिए उस टाइम के स्ट्रीट फूड, मिठाइयाँ और वो पुरानी दुकानों की खुशबू। अगर आपको भी वो टाइम याद आता है या जानना है कि उस दौर में लोग क्या खाते थे, तो ये वीडियो मिस मत करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। इससे आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिलेगा। और शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, उतना हमें सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए और भी यूनिक टॉपिक्स ला पाएंगे। एक बात और, अगर आपको कोई खास टॉपिक या फूड जर्नी देखनी है, तो कमेंट में जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद का कंटेंट भी जल्दी लेकर आएं। और याद रखिए, फिनिक्स 360 सिर्फ वीडियो नहीं, पॉडकास्ट भी लाता है, ताकि आप चलते फिरते, ट्रैफिक में या वर्कआउट करते हुए भी नॉस्टैल्जिया फील कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। और हमें सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आपके लिए और भी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ला सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए फीनिक्स 360 के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।